अस्सलाम वालेकुम। लास्ट लेक्चर्स में हम लोगों ने एंजाइम कंसंट्रेशन और सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन पढ़ी थी। उनके मैं वहाँ पर ग्राफ्स बताना भूल गई थी, तो जल्दी से हम इनके ग्राफ्स देख लेते हैं, फिर उसके बाद अपना नेक्स्ट फैक्टर स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमारे पास है एंजाइम कंसंट्रेशन। ओके, एंजाइम कंसंट्रेशन ये रही और ये रहा रेट ऑफ रिएक्शन, यानी कि जितनी ज़्यादा एंजाइम की कंसंट्रेशन बढ़ाते जाएंगे उतना ही ज़्यादा रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ता ही जाएगा। लेकिन जब वो सैचुरेशन पॉइंट रीच कर लेगा, फिर उसके बाद मज़ीद रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज़ नहीं होगा। बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पर देखिए कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, जितनी ज़्यादा हम लोगों ने सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ाई, रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ रहा है। लेकिन एक ऑप्टिमम लेवल तक के एक मैक्सिमम पॉइंट पर जब वो पहुंच जाएगा, जब कंप्लीट सैचुरेशन हो जाएगी, जब सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन सैचुरेटेड हो जाएगी, तब फिर उसके बाद मज़ीद रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा नहीं बल्कि कांस्टेंट रहेगा। सो ये थे हमारे सिंपल से ग्राफ्स रिगार्डिंग एंजाइम एंड सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। उसके बाद स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट फैक्टर जो है एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन क्या है? किसी भी काम को स्टार्ट करने के लिए कोई ना कोई एनर्जी रिक्वायर होती है, किसी भी काम को स्टार्ट करने के लिए। बिल्कुल उसी तरीके से एंजाइम्स की एक्टिविटी को स्टार्ट करने के लिए भी एनर्जी चाहिए होती है। वो एनर्जी जो एंजाइम की एक्टिविटी को स्टार्ट करने के लिए चाहिए, वो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन कहलाती है। So the minimal amount of energy required to start a chemical reaction is called activation energy. यहाँ पर एक्टिवेशन एनर्जी सिंपली क्या है? वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जिसकी आपको ज़रूरत है किसी भी केमिकल रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए, वो एक्टिवेशन एनर्जी कहलाती है। यानी कि कम से कम एनर्जी के बस सिर्फ इतनी एनर्जी भी मौजूद, जैसे कहते हैं ना कि आपका काम चलो इतने पैसों में भी हो जाएगा, लेकिन कम से कम आपके पास इतने पैसे तो हों कोई काम स्टार्ट करने के लिए। बिल्कुल वैसे ही कम से कम इतनी एनर्जी होनी चाहिए कि जिससे कोई भी केमिकल रिएक्शन स्टार्ट हो जाए। वो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन कहलाती है या एक्टिवेशन एनर्जी कहलाती है। इट इज़ डिनोटेड बाय EA, इसे कैपिटल EA से डिनोट किया जाता है एंड मेजर्ड इन यूनिट्स ऑफ किलो जूल्स। और एनर्जी का यूनिट तो हमेशा ही जूल्स में होता है, तो इसका जो यूनिट है वो है किलो जूल्स पर मोल। यहाँ पर मेंशन भी है किलो जूल्स पर मोल। फिर उसके बाद और किलो कैलोरीज पर मोल। ठीक है, ये दो इसके यूनिट्स हैं, इन दोनों में से कोई भी यूनिट इस्तेमाल हो सकता है। फिर उसके बाद इन नॉन लिविंग सिस्टम, अगर हम नॉन लिविंग सिस्टम की बात करें, अगर हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात ना करें, हीट इज़ यूज्ड एज एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। अगर हम नॉर्मली केमिकल रिएक्शंस की बात करें आउटसाइड द लिविंग बॉडी, अगर हम नॉन लिविंग केमिकल रिएक्शंस की बात करें जो केमिस्ट्री में हम लोग बेसिकली नॉर्मली पढ़ रहे होते हैं, तो वहाँ पर जो हमारे पास एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन होती है वो होती है हीट। हम लोगों ने बहुत पढ़ा है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन, उसमें हम लोगों ने डिटेल में हीट को ही पढ़ा है। ठीक है, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन वहाँ पर हीट होती है, जिससे क्या होता है, पढ़ा होगा काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस केमिस्ट्री में, KMT काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस, सॉलिड, लिक्विड एटसेट्रा एटसेट्रा। सो उसमें बेसिकली होता क्या है, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन के तौर पर हीट को यूज़ किया जाता है, हीट प्रोवाइड की जाती है, जिसकी वजह से मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट बढ़ जाती है, मॉलिक्यूल्स की कोलिजन बढ़ जाती है, मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। जब आप किसी, फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक वेसल है, इसके अंदर गैस है, आपने ये कवर्ड है, आपने हीट प्रोवाइड की है, तो क्या होगा, इसके अंदर जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं उनकी मूवमेंट बढ़ जाएगी, उन मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट की स्पीड बढ़ जाएगी, और इस तरीके से काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, जिसकी वजह से इसे काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी भी कहते हैं। फिर वो गैस एक्सपेंड हो जाएगी, प्रेशर एक्सर्ट करेंगे, वो मॉलिक्यूल्स तेज़ी से कोलाइड होंगे एटसेट्रा एटसेट्रा। वो पूरा केमिस्ट्री का आपका टॉपिक है। जबकि अगर हम लिविंग सिस्टम की बात करें, तो लिविंग सिस्टम में एज एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन हीट यूज़ नहीं होती, हीट एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन यहाँ पर नहीं है। नॉन लिविंग सिस्टम की बेस्ट एग्जाम्पल मैंने आपको यहाँ पर दे दी है कि हीट
करवाती है केमिकल रिएक्शन को, एज अ एक्टिवेशन एनर्जी यूज़ होती है, बट लिविंग सिस्टम में हीट एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन नहीं है, बिकॉज दिस हीट में डीनेचर एंजाइम्स एंड प्रोटीन्स ऑफ द सेल। एक छोटा सा सवाल जहन में आता है, जब बाकी केमिकल रिएक्शंस के लिए हीट एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन है तो हमारी बॉडी में हीट एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन नहीं है। उसका बिल्कुल एक प्रिसाइज आंसर मैं आप लोगों को दूंगी कि अगर आप लोग जाकर पढ़ लें, वो वाला लेक्चर ले लें, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ एंजाइम एक्टिविटी में हम लोगों ने एक फैक्टर पढ़ा है टेम्परेचर। टेम्परेचर में मैंने डिटेल में आप लोगों को बताया कि अगर टेम्परेचर आप लोग का हमारी बॉडी का एक सेट पॉइंट होता है, एक सेट टेम्परेचर होता है, अगर उससे ज़्यादा टेम्परेचर हो जाता है तो कहते हैं बुखार है, कमज़ोरी हो जाती है, कितनी ज़्यादा और प्रॉब्लम्स होने शुरू हो जाती हैं अगर बुखार लिमिट से ज़्यादा बढ़ जाए। तो बेसिकली होता क्या है, अगर हमारी बॉडी में टेम्परेचर सेट पॉइंट से ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाए और बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाए तो वो हमारे लिए नुकसानदेह होता है। क्यों? क्योंकि हमारे एंजाइम्स को एक्टिविटी के लिए एक स्पेसिफिक टेम्परेचर की ज़रूरत होती है। अगर टेम्परेचर उससे बहुत ज़्यादा कम हो तब भी उसके लिए मसला होता है, और अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाए तो भी हमारे एंजाइम्स के लिए मसला होता है। हमारे एंजाइम्स डीनेचर हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे एंजाइम्स बने होते हैं प्रोटीन्स से, प्रोटीन्स बने होते हैं अमाइनो एसिड से। प्रोटीन्स में अमाइनो एसिड्स का सीक्वेंस होता है, वो सीक्वेंस डिस्टर्ब हो जाता है, हमारे एंजाइम्स डीनेचर हो जाते हैं। जब हमारे एंजाइम्स डीनेचर हो जाते हैं तो हमारी बॉडी का कोई भी फंक्शन प्रॉपरली नहीं परफॉर्म हो रहा होता है। सो ये रीज़न है कि हमारी बॉडी में या किसी भी लिविंग बॉडी में हीट एज एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन नहीं यूज़ हो सकती है। क्यों? क्योंकि उसका मेन रीज़न यही है कि अगर हीट एज एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन यूज़ होगी तो वो हमारी बॉडी के प्रोटीन्स को या हमारी बॉडी के एंजाइम्स को क्या कर देगी? डीनेचर कर देगी। जब एंजाइम्स ही नहीं बचेंगे तो वो एक्टिविटी क्या परफॉर्म करेंगे? There are hundreds of reactions continuously going on in the cell। हमारे सेल में कंटिन्यूसली एक वक्त में hundreds of reactions परफॉर्म हो रहे होते हैं। For all these reactions large amount of activation energy is required। ठीक है, अब मेरे एक सेल में एक वक्त में बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस परफॉर्म हो रहे हैं तो उन्हें एक ही वक्त में बहुत ज़्यादा एक्टिवेशन एनर्जी की भी ज़रूरत है। सच अ ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज़ नॉट प्रेजेंट इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। हमारी बॉडी के अंदर नॉर्मली उतनी ज़्यादा एनर्जी कि एक ही वक्त में इतने ज़्यादा रिएक्शंस को अब सिर्फ एक सेल में हंड्रेड्स ऑफ रिएक्शंस हो रहे हैं, फिर मेरी बॉडी में तो लाखों सेल्स हैं, उनमें कितने सारे रिएक्शंस एक ही टाइम पर हो रहे होंगे, तो इतनी ज़्यादा एक्टिवेशन एनर्जी नहीं होती है हमारी बॉडी में। हाउएवर लिविंग ऑर्गेनिजम्स possess enzymes which lower the activation energy। So enzyme का बेसिक रोल यहाँ पर एक ये है कि मैंने आप लोगों को क्या बताया कि एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, वो एनर्जी जो किसी भी केमिकल रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए चाहिए। अब मेरे एक सेल के अंदर एक वक्त में 100 रिएक्शंस हो रहे हैं फॉर एग्जांपल, तो मेरे 10 सेल्स में एक वक्त में 1000 रिएक्शंस होंगे। अब मेरी बॉडी के अंदर इतनी ज़्यादा नेचुरली एनर्जी मौजूद नहीं है कि वो इतने ज़्यादा रिएक्शंस को एट अ टाइम परफॉर्म करवा सके, एट अ टाइम इतने ज़्यादा रिएक्शंस को स्टार्ट करवा सके। तो अल्लाह पाक ने मेरी बॉडी में एंजाइम्स रखे हैं। एंजाइम्स क्या करते हैं? हेल्प करते हैं मुझे, मेरे सेल्स को, कि वो उन सारे रिएक्शंस को कम से कम एक्टिवेशन एनर्जी में परफॉर्म कर सकें, कम से कम एक्टिवेशन एनर्जी उन्हें मिले तो ज़्यादा से ज़्यादा काम हो सके विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स। जब एंजाइम्स मौजूद होंगे तो वो एक्टिवेशन एनर्जी की ज़रूरत को कम कर देंगे। कहते हैं ना, अगर आप कोई काम कर रहे हो उसमें आपको बहुत ज़्यादा पैसों की ज़रूरत हो, लेकिन अगर आपको कुछ ऐसे लोग मिल जाएं जो फॉर एग्जांपल आपके अगर दोस्त हैं, वो आपको उस काम में हेल्प कर दें, तो फिर आपको पैसों की ज़रूरत या जो भी मुश्किल पड़ रही थी वो कम हो जाती है। बिल्कुल उसी तरीके से एक्टिवेशन एनर्जी हमारी बॉडी में इतनी ज़्यादा मौजूद नहीं होती है, तो हमारी बॉडी में एंजाइम्स मौजूद होते हैं। एंजाइम्स उन एक्टिवेशन एनर्जी की ज़रूरत को कम कर देते हैं कि अब कम से कम एक्टिवेशन एनर्जी में भी ज़्यादा से ज़्यादा फंक्शंस परफॉर्म हो जाएंगे। सो ये रोल होता है हमारे एंजाइम्स के एक्टिवेशन एनर्जी को कम करने में, जो हमारे सेल्स के लिए हमारे लिए हेल्पफुल होता है। देन इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम्स लेस एक्टिवेशन एनर्जी इज़ रिक्वायर्ड। जब एंजाइम्स मौजूद होते हैं तो कम से कम एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए होती है, बट अगर एंजाइम्स एब्सेंट होते तो फिर एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए होती कि वो किसी भी सबस्ट्रेट को, एंजाइम्स का क्या काम होता है? सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं। तो सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए अगर एंजाइम्स मौजूद ना होते तो फिर एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए होती। तो इसका ग्राफ भी हम यहीं पर देख लेते हैं। इस ग्राफ में हमसे क्या कह रहे हैं? यहाँ पर है रिएक्शन कोऑर्डिनेट। ओके, सो रिएक्टेंट्स
ठीक है, यहाँ पर रिएक्टेंट्स की एग्जांपल्स भी आप लोगों को दी हुई है, CO2 प्लस H2O। ओके, सो कह रहे हैं कि देखें यहाँ पर है विद एंजाइम्स, एंजाइम्स की मदद से एक्टिवेशन एनर्जी विद एंजाइम्स। ये एंजाइम्स की मदद से जो रिक्वायर्ड एक्टिवेशन एनर्जी है उसका आपको ये बताया हुआ है। ठीक है, जब एंजाइम्स आपकी बॉडी में मौजूद हैं तो फिर आपको एक्टिवेशन एनर्जी की, इतनी कम एक्टिवेशन एनर्जी की आपको ज़रूरत है कि अगर इतनी थोड़ी एक्टिवेशन एनर्जी भी होगी तो ठीक है, आपके फंक्शंस स्मूथली परफॉर्म हो जाएंगे। बट अगर आपके पास एंजाइम्स मौजूद नहीं हैं आपकी बॉडी में तो फिर आपको इतनी ज़्यादा एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए कि फिर जाकर आपके एंजाइम्स या आपके रिएक्शंस प्रॉपरली परफॉर्म होंगे। सो एक्टिवेशन एनर्जी विद एंजाइम, एक्टिवेशन एनर्जी विदाउट एंजाइम, और ये क्या है, ओवरऑल एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग रिएक्शन। ये वो फिर अगर हम इस साइड पर देखें तो ये वो एनर्जी है जो पूरे रिएक्शन के दौरान जो एनर्जी रिलीज़ हो रही है, किसी भी रिएक्शन, कोई भी रिएक्शन जब परफॉर्म हो रहा है, कोई एक्सोथर्मिक रिएक्शन, तो फिर जो एनर्जी रिलीज़ हो रही है ये वो अमाउंट ऑफ एनर्जी है। और यहाँ पर जाकर फिर आपका क्या बन रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है CO2 और H2O की मदद से आपके पास बन रहा है H2CO3। यहाँ पर 2 H हैं और ये C, और यहाँ पर 2 O और ये 1 O, ये मिलकर बन गए O3। सो H2CO3 इज़ द प्रोडक्ट ऑफ CO2 एंड H2O। और यहाँ पर आप लोगों को अच्छे तरीके से इस ग्राफ से और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से पूरा टॉपिक समराइज हो गया। सो अगर इस टॉपिक में कोई भी कन्फ्यूजन है तो मुझसे पूछें, नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक इंशाल्लाह। यहाँ पर मेरे ख्याल से एंड हो चुके हैं हमारे तमाम फैक्टर्स। हाँ, तमाम फैक्टर्स हमारे एंड हो चुके हैं जो एंजाइम की एक्टिविटी को अफेक्ट करते हैं। उसमें हम लोगों ने पढ़ा टेम्परेचर, pH, एंजाइम कंसनट्रेशन, सबस्ट्रेट कंसनट्रेशन, और फिर ये लास्ट में एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। तो फिर इसके बाद फैक्टर्स ख़त्म हो गए, नेक्स्ट टॉपिक हमारा स्टार्ट हो रहा है। नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ते हैं। कोई भी सवाल हो फ्रीली आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।